नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हैक टू क्रैक एनडीए। स्वागत है आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में। मैं हूं एजुकेटर फिरलव और कंप्लीट 60 डेज एनडीए कोर्स के डे 3 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सेल थ्योरी और पूरा का पूरा सेल चैप्टर का बेस सेटअप कर चुके हैं। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड डे के ऊपर, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल को समझने से पहले हमें क्या समझना है कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल, क्योंकि सेल क्या होता है आपको पता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर क्या हो रहा होता है, उसके अंदर हो रहे होते हैं क्या, सारे के सारे लाइफ प्रोसेस। और ये जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल हम लोग क्या करते हैं, टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्या आता है जिसको हम लोग जानते हैं असेलुलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से। तो असेलुलर, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, असेलुलर मतलब जिसके पास आपका सेल ही नहीं होता, यानी कि उसके पास होता है जीरो सेल। सेकंड आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि यूनि का मतलब क्या होता है, वन होता है कि नहीं। तो इसके पास क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है। और इसके बाद तीसरा हमारे पास क्या आता है, तीसरा आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास हमेशा एक से ज्यादा सेल पाए जाएंगे। ठीक है, तब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा पबजी वगैरह में क्या होता है, जितने भी प्रो प्लेयर होते हैं, प्रो प्लेयर क्या करते हैं, 1v4 खेलते हैं ना, कि हम अकेले खेलेंगे। प्रो प्लेयर अपनी चौड़ में रहते हैं कि हम अकेले खेलेंगे, तो इसलिए जो सिंगल रहता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स के नाम से भी जानते हैं या फिर प्रोकैरियोटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। और वहीं पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर मैं और आगे जाऊं तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि असेलुलर का एग्जाम्पल क्या होता है, किसके पास सेल नहीं होता है। तो सेल नहीं होता है वायरस के पास। ठीक है, तो वायरस एक एग्जाम्पल है जिसके पास क्या नहीं होता, सेल नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अमीबा हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, आपको पता है कि बैक्टीरिया हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वहीं अगर मैं यूकैरियोटिक्स के बारे में बात करूं तो देखो, इसको हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, हमारे पास प्लांट सेल आता है। ठीक है, प्लांट सेल के एग्जांपल ले लो आप लोग, आम का पेड़ ले लो, लीची का पेड़ ले लो, गवावा का पेड़ ले लो, जितने आप लोग देख सकते हो। और वहीं पे क्या आता है सेकंड, हमारे पास एनिमल सेल्स। तो एनिमल सेल्स का एग्जांपल क्या होता है, एनिमल सेल्स का एग्जांपल होता है जैसे हम ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गया, बिल्ली हो गई, मछलियां हो गई, आपकी डॉल्फिन हो गई, ये सब क्या होता है, एनिमल सेल्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को आज समझेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। लेकिन इस बात को समझने से पहले क्या आप लोगों ने गौर किया, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनके अंदर तो आपका सेल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे वायरस के पास तो सेल ही नहीं है। तो अगर वायरस के पास सेल नहीं है तो ये आपका लिविंग कैसे हुआ। तो आपको पता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे क्या, एक दूसरा टॉपिक, कि आपका एक ऑर्गेनिज्म लिविंग कैसे हो सकता है। देखो, मैंने क्या बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है, हमेशा एक सेल होता है ना। और तभी तो सेल का क्या होता है, जब तक आपके पास सेल नहीं होगा, सेल के अंदर लाइफ एक्टिविटीज कैसे होंगी, नहीं हो सकती है। तो देखो, सेल के अंदर भी अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको पता है कंट्रोलर ऑफ द सेल कौन होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है कि नहीं। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, जो कि 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारे पास, डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या होता है, डीएनए बेसिकली एक इंसान के अंदर या फिर एक जानवर के अंदर, एक सेल के अंदर पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विरासत में मिलती है। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है, तो आरएनए का मतलब क्या होता है, ये आपका लिंक होता है प्रोटीन के सिंथेसिस से। ठीक है, जो 3 टाइप का होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म लिविंग होगा तो उसके पास सेल होना चाहिए। अब हम लोग सेकंड डेफिनेशन इसकी लेकर आएंगे। तो सेकंड डेफिनेशन क्या होती है, अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के पास सेल नहीं भी है लेकिन खुद का उसके पास जेनेटिक मटेरियल और खुद का उसके पास प्रोटीन है, तो इसका मतलब क्या होता है
कि वो आपका लिविंग होगा। तो वायरस क्या करता है ना, वायरस आपके सेकंड क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं क्या वायरस आपका सेल थ्योरी को फॉलो करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि सेल थ्योरी का पहला ही पोस्टुलेट क्या था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल एंड देयर ऑर्गेनेलिज। तो वायरस के पास तो सेल ही नहीं होता। तो ये भी आपका एक पास्ट ईयर क्वेश्चन बन चुका है। वायरस दिया था, बैक्टीरिया दिया था, प्रोटोजिया दिया था और ह्यूमन बींग्स दिया था कि इनमें से सेल थ्योरी को फॉलो कौन नहीं करता। तो याद रखना वायरस जो होता है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो अब दोबारा से हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। देखो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि आज की क्लास में हमें समझना है सारा का सारा एक प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो व्हेन इट कम्स टू द प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर क्या पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल क्या था? जिसका एग्जाम्पल आप लोगों का था बैक्टीरिया। तो चलिए फटाफट से हम लोग जाते हैं बैक्टीरियल सेल के ऊपर। ओके, तो बैक्टीरिया सेल में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो हमें क्या दिख रहा है? हमें बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलिज दिख रही है। तो अगर आप लोगों ने ये 10 ऑर्गेनेलिज अच्छे से समझ ली ना, तो ये मान के चलो आपके पास्ट ईयर के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे पास जो ऑर्गेनेली आती है इसको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, ये बहुत छोटे 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 राई जैसे दाने होते हैं। और ये राई जैसे दाने क्या करते हैं? एक सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे? इस चीज को आप लोग समझिएगा कि ये कहलाता है एक सेल के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री। क्लियर हो गया? पास्ट ईयर का क्वेश्चन इसमें बन चुका है, विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स कहलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि एक सेल के अंदर क्या करते हैं? आप लोगों के प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। सेकेंड ऑर्गेनेल देखो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो क्या दिख रहा है आपको? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मैं यहीं पर सब कुछ लिख रहा हूँ, इसके नोट्स के लिए, कंप्लीट नोट्स के लिए आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है क्या होता है? अगर आप लोग ध्यान से इस पिक्चर को देख रहे हो तो एक कभी भी अगर हमारे पास सेल होती है ना, इसको इस तरीके से समझो कि मैंने क्या लिया, मैंने एक पॉली बैग पकड़ी, पॉली बैग के अंदर पानी भर दिया। ठीक है, तो ये जो जेली लाइक फ्लूइड आपको दिख रहा है ना, ये पानी पानी जैसा, ये पानी पानी क्या होता है? ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें तरबूज डाल दिया, खीरे, ककड़ी, बैंगन, सब कुछ डाल दिया। तो ये तरबूज, खीरे, ककड़ी, बैंगन, ये सब क्या है? ये सब इसके अंदर ऑर्गेनेलीज है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारे सेल के अंदर पाई जाने वाली सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जिसका नेचर कैसा होता है? जिसका नेचर होता है एसपीएम। अब एसपीएम का मतलब क्या होता है आप लोग समझिएगा? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो व्हेन आई से सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब क्या होता है? ये हर एक चीजों को अपने अंदर नहीं जाता, सिलेक्ट करता है कि क्या मेरे सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा है, उसको सेल के अंदर जाने देगा और बाकी सब चीजों की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको पता है जैसे कि एक सेल के अंदर ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए पानी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये ऑक्सीजन को, पानी को, इन सबको क्या करता है? सेल के अंदर जाने देता है और बाकी सबको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। और आपको पता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। तो जिस प्रोसेस से ये सारा का सारा सामान आपके सेल के अंदर जाता है वो क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है। एनडीए 1 2019 का पीवाईक्यू है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिसका नेचर होता है एसपीएम, यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये चूज करता है कि कौन सा सामान आपके सेल के अंदर जाना चाहिए और कौन सा नहीं जाना चाहिए, और उसी के हिसाब से आपको पता है कि ये कौन सा प्रोसेस यूज करता है? ऑस्मोसिस। अब देखो, व्हेन इट कम्स टू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, दोनों में एक डिफरेंस होता है कि पहली बात जो डिफ्यूजन होता है वो हमेशा गैसेस का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना होता है, लेकिन ऑस्मोसिस होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से मटेरियल्स का जाना। इट कैन बी आपका फ्लूइड, वाटर भी हो सकता है, और हमें ऑस्मोसिस के लिए हमेशा एसपीएम चाहिए होती है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए एसपीएम नहीं चाहिए होती है। ओके, थर्ड यहाँ पे देखो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग चार दीवारी के अंदर क्यों रहते हैं? हम लोग चार दीवारी के अंदर इसलिए रहते हैं ना ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके।
तो इसी तरीके से ये सेल वॉल क्या करता है, अंदर की ऑर्गेनलीज, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन को मार दिया तो क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? नहीं मार रह पाऊंगा। तो इस तरीके से अगर हमारा जेनेटिक मटेरियल खत्म हो गया, ऑर्गेनलीज खत्म हो गई, तो सेल के परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा और इट कैन बी पॉसिबल कि सेल की डेथ हो जाए। तो सेल की डेथ को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कमेंट करके मुझे आप लोग बताओगे अभी के अभी कि सेल की डेथ को हम लोग क्या कहते हैं। अब देखो, जो सेल वॉल होता है ये क्या करता है, सबसे पहले तो हमारे एक सेल को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि इसका बचाव करता है किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से, और साथ में क्या करता है, सेल को रिजिड बनाता है, यानी कि उसको काफी ज्यादा सख्त कर देता है। अब एक बात यहाँ पे समझना कि कभी भी अगर आप लोगों ने दीवार बनती हुई देखी होगी तो दीवार में क्या पाया जाता है, दीवार के अंदर सरिये डाले जाते हैं और सरियों के साथ साथ क्या होता है, उसमें अच्छे से सीमेंटिंग की जाती है। तो आप ये जो बाहर वाली लेयर देख रहे हो ना, ये वाली क्या है, ये तो आपकी सेल वॉल है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से ये अंदर वाली लेयर देखोगे ना, ये अंदर वाली लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स है। तो अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसी तरीके से सीमेंटिंग का काम करता है, यानी कि सेल वॉल क्या करता है, सेल का प्रोटेक्शन करता है, बिल्कुल करता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, पहले तो जो आपकी सेल वॉल होती है ना उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर सेल वॉल को सपोर्ट नहीं करेगा तो सेल वॉल वीक होगी और अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। और इस तरीके से आपको पता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सामने ये बॉटल है, काफी ठंडी होती है या काफी गर्म होती है, मैं टच करता हाय हाय गर्म है, हाय हाय ठंडी है, तो मैं आपको पता है मेरी बॉडी में क्या पाया जाता है ना, अलग से रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन क्या प्रोकैरियोटिक के अंदर आपके अलग से सेल्स पाए जाते हैं? कोई सेल्स नहीं पाया जाता, यहाँ पे तो आपका एक ही सेल पाया जाता है ना। तो इसीलिए ग्लाइकोकैलिक्स जो इसकी एक ऑर्गेनली है, वही क्या काम करती है, इसके लिए एज अ रिसेप्टर काम करती है, यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो भी एक बैक्टीरियल सेल के बाहर हो रही होती है उसको क्या करती है, उसको इकट्ठा करके देती है किसके पास, आपके प्रोकैरियोटिक सेल के पास। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आने वाले जुलाई 17 को सुबह 11 बजे आपका एक एनडीए स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिसमें इनरोल करके आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो अप टू ₹10 लाख, जिसमें रैंक 1 को लैपटॉप दिया जाएगा, रैंक 2 को स्मार्टफोन दिया जाएगा और रैंक 3 से 10 को फिटबिट दिया जाएगा। और इसके अलावा काफ़ी सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि आपका 12 से 14 तारीख तक अवेलेबल है। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 6 मंथ्स का, तो आपको 1 मंथ का फ्री मिलेगा, 12 महीने का लोगे तो 12 महीने का एसएस भी फ्री मिलेगा और 2 साल का लोगे तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स भी दिए जाएंगे और जितने भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस वाले लर्नर्स होंगे उनको उनके डोर स्टेप पे फिजिकल नोट्स दिए जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। और ये ऑफर सिर्फ वैलिड है 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। अब देखो, यहां पर आपको दिख रही है एक ऑर्गेनिल न्यूक्लियोइड, एनडीए 2020 का क्वेश्चन बना था, ध्यान रखना। तो अब न्यूक्लियोइड क्या होता है, आपको पता है, जिस तरीके से आपको एक यूकैरियोटिक सेल दिख रहा है, यहाँ पे एकदम स्पेरिकल सी यूनिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए पाया जाता है। तब इस पिक्चर को आप लोग जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको अगर पता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग देखो मैंने क्या बनाया है, बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल। एक फिजिक्स का पीवाईक्यू था कि अगर मैंने, वो कौन सी शेप होती है जो सबसे कम सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करती है, तो अगर मैंने क्या किया, इसके चारों तरफ एक पॉली बैग ली, एक मेम्ब्रेन ले ली और इसको गांठ मार दिया, तो क्या बन जाएगा, तो आपको पता है स्पेरिकल यूनिट बनेगी। तो यही एक स्पेरिकल से यूनिट जिसमें ये पॉलीबैग को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो सेल को बांधता है, ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, जो न्यूक्लियस को बांधता है। तो अगर ये आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई जिसने क्या किया, पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को अच्छे से बांध दिया, तो मेरे पास टाइटली कॉम्पैक्टेड एक स्पेरिकल यूनिट बनेगी, बिल्कुल बनेगी, जिसके अंदर क्या होगा, सारा का सारा जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल टाइटली पैक्ड होगा, होगा कि नहीं। और इसी टाइटली पैक्ड ऑर्गेनली को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस होता है किसके अंदर पाया जाता है, हमेशा यूकैरियोटिक्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने इस पूरी की पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फाड़ दिया, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करना, मैंने क्या किया, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फाड़ दिया, तो क्या जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपका शेप में रह पाएगा, वो तो आपका फट जाएगा ना। तो न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
यानी कि एक तरीके से आपका फटा हुआ जो न्यूक्लियस होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये जो फटा हुआ न्यूक्लियोइड होता है किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। क्योंकि जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसकी हर एक ऑर्गेनेली के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाएगा, लेकिन जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसकी ऑर्गेनेलीज के चारों तरफ आपको मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका एकदम से स्पेरिकल सा क्या दिख रहा है, आपको एक पूरा न्यूक्लियस दिख रहा है, बिल्कुल स्पेरिकल, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड। और उस तरीके से आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक फटा हुआ न्यूक्लियस दिख रहा है, जैसे कि इसमें आपका क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये जो फटा हुआ न्यूक्लियस है यही तो आपका न्यूक्लियोइड होता है, यानी कि न्यूक्लियस विदाउट आप लोगों का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन इज व्हाट, योर न्यूक्लियोइड। और इसके अंदर भी क्या पाया जाता है, पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कंडेंस्ड होकर यहाँ पर पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक बैक्टीरिया का या फिर एक प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर पाया जाता है, तो याद रखना न्यूक्लियोइड में। लेकिन इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं कि आपका न्यूक्लियोइड पाया ही नहीं जाएगा। अब इस पिक्चर को देखो, ये मेरे पास क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये मेरे पास आप सबको दिख रहा होगा कि क्या है, एक न्यूक्लियस है, बिल्कुल है। इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, बिल्कुल होगा। आसपास क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है। तो NDA 2 2017 का एक PYQ है, मे बी मैं रॉन्ग ईयर प्रोवाइड मतलब आपका बोल रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको सारे PYQ कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या होगा, आपको पता है कि अगर ये न्यूक्लियस फूटा यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दिया तो इसका जेनेटिक मटेरियल कहां पे आकर गिरेगा, साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होगा ना। तो याद रखना पहली प्रायोरिटी आपका न्यूक्लियोइड होगा और दूसरी प्रायोरिटी क्या होगा, आपके साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो हमारे पास एक और ऑर्गेनेली आ रही है जिसका नाम क्या है, फ्लैग्लम है। अब फ्लैग्लम आपको क्या दिख रहा है, एक ऐसी सांप जैसी ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो ये फ्लैग्लम क्या करता है, एक बैक्टीरिया को, जो कि मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसके लोकोमोशन में यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हिलने में और साथ में मूवमेंट में हेल्प करता है। क्योंकि आपको पता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कितने सेल होते हैं, एक ही सेल होता है ना। तो अगर ये पूंछ हिलेगी तो क्या इससे जुड़ा हुआ एक सेल नहीं हिलेगा, और अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है तो क्या वो ऑर्गेनिज्म नहीं मूव कर पाएगा, बिल्कुल मूव कर पाएगा। तो फ्लैग्लम क्या करता है, लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प करता है। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं और आगे जाता हूं तो आपने इतनी बार डिस्कस किया होगा कि भाई पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एक यूकैरियोटिक में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। एंड व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि हम लोग जब भी खाना खाते हैं तो खाना ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर उसको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके क्या देता है, एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या होती है, जो कि आपके एनर्जी की यूनिट होती है, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है। तो आपको पता है इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है ATP के रूप में, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है सेल के द्वारा ताकि वो लाइफ प्रोसेस को कर सके। क्योंकि हर एक लाइफ प्रोसेस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी को लेने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, और सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू खाना ब्रेक डाउन होकर हमें ATP देता है। लेकिन क्या प्रोकैरियोटिक को एनर्जी नहीं चाहिए होगी, बिल्कुल चाहिए होगी भाई, लेकिन प्रोकैरियोटिक में तो माइटोकॉन्ड्रिया दिख ही नहीं रहा है। तो जो काम आपका यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही काम आपका प्रोकैरियोटिक्स में कौन करता है, मीजोसोम्स करता है। ठीक है, तो मीजोसोम्स किसमें हेल्प करता है, ये हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। ओके, अब देखो इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ग्रेन्यूल्स। अब ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स कुछ नहीं होता, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे दानों को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज और योर इंक्लूजन्स। ठीक है, और साथ में क्या, इसको हम लोग जानते हैं वैक्यूल्स के नाम से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई एक्सक्रेटरी ऑर्गन दिख रहा है, आपने कभी बैक्टीरिया को एक्सक्रीशन करते हुए देखा है, लेकिन अगर इनके पास मेटाबॉलिक वेस्ट तो होता होगा। तो सबसे पहली बात, जो बैक्टीरिया का हम लोग तो क्या करते हैं, डेली बेसिस पे जाके एक्सक्रीशन कर लेते हैं, हमारे पास एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, लेकिन ये तो कर नहीं पाता। तो जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक्स के अंदर पहली बात तो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन बन गया, आप लोगों का फैट हो गया, लिपिड्स हो गया, ये सारे बायोमोलिक्यूल जो होते हैं जाकर ग्रेन्यूल्स, इंक्लूजन्स या वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं।
इसके अलावा जितना भी एक्सक्रेटरी वेस्ट होता है यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो भी जाकर कहाँ स्टोर होता है, इन्हीं ग्रेन्यूल्स में होता है। तो जब एक बैक्टीरिया मरता है तो इनके साथ ये वेस्ट भी खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको दो चीज दिखेगी, एक दिखेगी पाइलस और एक दिखेगी आपको फिम्ब्रे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पाइलस और फिम्ब्रे क्या होते हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को आप लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। सबसे पहले अगर मैंने बोला हमारे पास एक बैक्टीरिया है, ओके, ये क्या है, ये आपके पास बैक्टीरिया 1 है, और ये क्या है आपके पास दूसरा बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया 2। तो इस पे कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे बाल होते हैं पतले पतले। तो ये क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया को पहले बैक्टीरिया से ऐसे चिपकने में मदद करता है। यानी कि ये जो आपका पाइलस होता है ना, पाइलस क्या करता है, सेल एडहीशन में हेल्प करता है। एडहीशन का मतलब क्या होता है, चिपकना, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ चिपकने में हेल्प करता है ताकि ये क्या कर सके, अपने जेनेटिक मटेरियल को एक दूसरे में ट्रांसफर कर सके। यानी कि ये इनके मेटिंग में हेल्प करता है, इनके प्रजनन में हेल्प करता है। अब आपको पता है अगर ये प्रजनन करे तो हवा में उड़ते हुए थोड़ी करेंगे, तो अब इनको क्या चाहिए होता है, सरफेस जो होता है ना, सरफेस कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पता है आपके हाथ पे बैठे हुए बैक्टीरिया भी प्रजनन कर सकते हैं, तो वो जो आपका सरफेस होता है ना, यहाँ पे एक कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको सरफेस के ऊपर ग्रिप बनाने में हेल्प करते हैं। ये क्या होता है, फिम्ब्रे होता है। तभी तो बोला जाता है भाई बार बार हाथों को सैनिटाइज करो। क्यों सैनिटाइज करो, क्योंकि जब आप लोग हाथों को सैनिटाइज करते हो ना तो वो इन कांटों को, इन फिम्ब्रे को काट देते हैं, और फिम्ब्रे को काट दिया तो क्या ये आपकी बॉडी के सरफेस के ऊपर अपनी ग्रिप बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। और अगर ग्रिप नहीं बना पाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी के अंदर इन्वेड कैसे करेंगे। तो पाइलस क्या करता है, पाइलस आपके एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे सेल के साथ चिपकने में हेल्प करता है ताकि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके। लेकिन वहीं आपको पता है फिम्ब्रे क्या करता है, फिम्ब्रे हेल्प करता है ग्रिप बनाने पे, कहां पे, सरफेस पे। तो इतनी ही आपकी ऑर्गेनाइज थी। आशा करता हूं आप लोगों को सारा का सारा चीजें समझ में आई होगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्लस पे तो आप 1 घंटे की क्लास लेते हो, यहाँ पे आप आधे आधे घंटे की क्लास ले रहे हो, 25-25 मिनट की क्लास ले रहे हो, तो आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। बेटा अन्याय नहीं कर रहा हूँ मैं आपके साथ, आपको समझना पड़ेगा प्लस क्लास में क्या होता है, बच्चे हमारे साथ लाइव आते हैं। तो आपको पता है हजारों बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमसे लाइव डाउट पूछते हैं। तो अगर मैंने 10 बच्चों का भी डाउट लिया ना, तो 10 मिनट में आपके 10 बच्चों के डाउट क्लियर होते हैं। इसके अलावा वहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं लाइव पोल से करवाता हूँ, ना कि सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ, तो उतना ही कंटेंट मैं आपको प्योरली दे रहा हूँ, लेकिन वो इसलिए यहाँ पर कम टाइम में होता है बिकॉज यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं होता, बातचीत नहीं होती, मजाक वगैरह नहीं होता है ना। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए। और नोट्स के लिए आपका नीचे टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है ये NDA 1 और NDA 2 2020 का PYQ है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूक्लियर रीजन होता है ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड नहीं होता। तो इस अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को क्या कहा जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दोगे, लाइव चैट में नहीं देना है, ताकि मैं देख सकूं कि बाद में कितने लोगों ने आंसर सही दिया है, और जितने बच्चे आंसर सही देंगे उनको मैं अगली वीडियो में आपका मेंशन करूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, जहां पर हम लोग एनिमल सेल्स को देखेंगे, यूकैरियोटिक्स को देखेंगे और एनिमल सेल्स और प्लांट सेल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।